नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो? मज़े में? अगस्त्य इंटरनेशनल स्कूल में ऑनलाइन लेक्चर में आपका हिंदी के तास में स्वागत है। तो अगले तास में हमने 2 चैप्टर पढ़े थे, आराधना और न्याय मंत्री। आज से हम तीसरे चैप्टर की शुरुआत करते हैं। उनका नाम है क्या निराश हुआ जाए। तो यह एक निबंध है। पहले हमने प्रार्थना देखी और उसके बाद कहानी, अब निबंध। तो यह एक निबंध है। निबंध में आज का जो माहौल बन गया है उन पर हमारी दृष्टि को आकर्षित करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यहाँ किया है कि आजकल ऐसा माहौल बन गया है कि ऊपर से हमें ऐसा लगता है कि आज कोई इंसानियत, किसी भी लोगों में इंसानियत है ही नहीं, लेकिन वास्तव में कुछ स्थिति कहीं और ही है। तो इनके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप देखते हो कि आजकल नेगेटिव ही बनाव, कई ऐसे बनाव बनते हैं जो समाज के लिए हानिकारक और नकारात्मक होते हैं। तो ऐसे समाज में मानवता की आस्था हिल जाती है। हमें लगता है कि आज कोई ईमानदार आदमी ही नहीं बचा। हर कोई व्यक्ति को हम संदेह की दृष्टि से देखते, संदेह यानी कि शंका की दृष्टि से देखते। जो जितने ऊंचे पद पे उतनी उनमें अधिक दोष दिखाई देते हैं। आप में जो हमारे में 10 अच्छे गुण है तो उसे भुलाकर एक बुरा गुण को लोग उनको खोजेंगे, तो उनको खोजने लगेंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि आजकल किसी को किसी पर विश्वास नहीं रहा। क्यों? तो क्योंकि समाज में कुछ ऐसे बनाव ही बनते हैं कि जिनके कारण हमारी आस्था हिल जाती है। तो ऐसे, लेकिन कई ऐसे भी बनाव होते हैं कि जो हम कह नहीं सकते, कि हमें निराश नहीं हो सकते। हम कह नहीं सकते कि आजकल मानवता खत्म हो गई, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि बिना स्वार्थ के ही कोई कार्य कर दिखाते हैं जो समाज को उपयोगी हो, जो आम लोगों को भी उपयोगी हो, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है। ऐसे कुछ बनाव बनते हैं। कई बार हमें ठगे भी गए हैं, कई बार धोखा भी हुआ है, कई बार विश्वासघात भी हुआ है लेखक के साथ। फिर भी यह कहते हैं कि आजकल भी निराश होने की कोई ज़रूर नहीं, क्योंकि आजकल भी कई ऐसे प्रसंग बनते हैं जिनमें मानवता के गुण भरे रहते हैं। तो इस कहानी निबंध की शुरुआत करते हैं हम। तो निबंध का तो आपको पता ही है, निबंध किसे कहते हैं। तो यह क्या निराश हुआ जाए, यह एक निबंध प्रकार है और उनके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, याद रखिए कि आपको यह पूछा जाए कि क्या निराश हुआ जाए, उनके लेखक कौन है, तो आप बता सकते हैं कि उनके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। और उनका साहित्य प्रकार क्या है, तो यह निबंध है। क्या निराश हुआ जाए, यह निबंध है। उनके साहित्य प्रकार निबंध और उनके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ, तो 1907 में। और उनके निधन कब हुई, तो सन ईस्वी सन 1979 में, तब उनकी मृत्यु हुई। तो फिर से एक बार कि क्या निराश हुआ जाए, उनके साहित्य प्रकार तो निबंध। उनके लेखक कौन, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ, तो 1907, और उनके निधन तो 1979 उनमें उनके निधन हुई। अब विस्तार से हम देखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के जो बलिया जिले के दुबे का छापरा नाम के गांव है, उनमें उनका जन्म हुआ था। तो यह बात आपको अच्छी तरह याद रखनी चाहिए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो किन कृति के लेखक है, तो क्या निराश हुआ जाए उन कृति के लेखक है, वह निबंध है। इस निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ, तो 1907 में हुआ। और कहाँ हुआ, तो उत्तर प्रदेश के जो बलिया जिले के दुबे का छापरा नाम के गांव है, उसमें उनका जन्म हुआ। उनका परिवार से ही उन्हें संस्कृत का अध्ययन मिलता था। तो उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत में की और उसके बाद उन्होंने उर्दू और हिंदी भाषा में भी लिखना शुरू किया। और कई दिनों के बाद उसने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के आश्रम में हिंदी का अध्ययन, हिंदी के निर्देशक भी रहे थे, बराबर।
तो यह बात थी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बोले तो यूपी के बलिया जिले के दुबे का छापरा नाम के गांव, याद रखिए उनके गांव का नाम क्या है? दुबे का छापरा। तो दुबे का छापरा नाम के गांव में हुआ था और उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत से की, क्योंकि उनके परिवार में सब लोग संस्कृत के में ही पढ़े लिखे होते। तो उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत में की और उसके बाद उर्दू और हिंदी में भी उन्होंने अध्ययन शुरू कर दिया। और रविंद्रनाथ टैगोर का जो आश्रम है शांति निकेतन, उसमें उन्होंने सन 1940 से 1950 तक हिंदी के निर्देशक विभाग के निर्देशक रहे थे, बराबर। और उन्होंने कई तरह के साहित्य की रचना की, साहित्य में उपन्यास लिखे, नाट्य लिखे, कई कृतियाँ लिखी, कई कविता लिखी, कई निबंध लिखे, कई ग्रंथ, इतिहास के ग्रंथ लिखे। तो हम इनमें से कुछ देखते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर के आश्रम में जो निर्देशक, हिंदी निर्देशक रहे, और रविंद्रनाथ टैगोर का नाम तो आपने सुना ही होगा, बंगाली कवि। तो वह बहुत ही बड़े संत थे। तो हमारे कवि, हमारे लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी जो घड़तर हुई उनमें भी रविंद्रनाथ टैगोर जी का हाथ होगा, सहयोग होगा, इसलिए इनके विचार भी उनसे मिलते जुलते रहते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या लेखन कार्य किया तो देखते हैं। तो उन्होंने पहले जो निबंध लिखा, यह भी तो निबंध संग्रह है, यह हमें पता है। यहाँ मैंने लिखा है कि यह निबंध है। क्या है? निबंध। और निबंध का नाम क्या है? क्या निराश हुआ जाए, जो आज की स्थिति, आज का माहौल बताया गया है। तो क्या निराश हुआ जाए, वह निबंध है। उनके लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी उनके लेखक है। उनका जन्म कब हुआ? तो 1907 में हुआ। उनके निधन कब हुई? तो 1979 में हुई। उनका जन्म कहाँ हुआ? तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे के छापरे नाम के गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कौन से विषय में ली गई? तो संस्कृत विषय में ली गई। उन्होंने क्या कार्य किए? तो पहले उन्होंने 1940 से 1950 तक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के आश्रम में हिंदी विभाग के निर्देशक रहे थे। तो उनके निबंध अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता, यह उनके निबंध संग्रह है। उनके निबंध कौन है? तो अशोक के फूल, विचार प्रवाह और कुटज, यह और कल्पलता, यह उनके निबंध संग्रह है। और उपन्यास, उन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे? तो बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख, अमादास का पौधा, यह उनके उपन्यास है। उपन्यास हमने अगले लेक्चर में कहानी की शुरुआत की थी, तब बताया गया था कि उपन्यास किसे कहते हैं और कहानी किसे कहते हैं। तो जो छोटा सा कहानी है उसे कहानी कहते हैं, लेकिन बड़ी कहानी जिन्हें हम गुजराती में नवलकथा कहते हैं तो उपन्यास। तो उपन्यास कौन कौन से लिखे? तो बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख, अनामदास का पौधा, अनामदास का पौधा, यह उनके उपन्यास थे। और इतिहास के ग्रंथ, तो उन्होंने कितने इतिहास के ग्रंथ लिखे? तो पहले कबीर, सूरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, यह उनके ग्रंथ है। यानी कि उनका विवेचन भी है कि जिनमें जो कोई ग्रंथ और किसी ने भी लिखा हो और उसमें जो उनमें कुछ बढ़ाव किया हो तो वह उनके ग्रंथ। कबीर, सूरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, तो यह उनकी कृतियाँ थी। यह कृतियाँ पूछी नहीं जाती लेकिन हमें याद रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे अभ्यासक्रम में इसने इतने अच्छे निबंध दिए हैं तो उनके और निबंधों का भी नाम हमें याद रखना चाहिए। तो इनके और निबंध कौन कौन से? अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटुंब और कल्पलता, ये उनके निबंध थे। और क्या नाम था हमारे अभ्यासक्रम में? तो क्या निराश हुआ जाए। तो उनमें आज का वातावरण, हम कुछ उनमें से कुछ ऐसे पॉइंट पढ़ते हैं कि जिनमें क्या बताया गया। तो आज का माहौल, आज का वातावरण और पुराने और नए का टकराव, कुछ पुराने विचार है और कुछ नए विचार है, उन दोनों के बीच का टकराव
और भारत का आदर्श, किसे भारत आदर्श भारत कहा जाता है, और लक्ष्य की उपेक्षा और परिणाम, ये इन इतने पॉइंट पर हमें आज अध्ययन करना है। और उनमें भी कुछ ऐसे शब्दार्थ भी होंगे जो आपको अभ्यासक्रम में, इस पाठ में, इस कृति में आएंगे। तो आप जो आपके पास शायद हिंदी की किताब, हिंदी की पाठ्य पुस्तक, टेक्स्ट बुक होगी, तो आप कृपया उनको खुली रखकर सामने बैठिए। वीडियो देखते समय आप अपनी जो पुस्तक है उसे खुली रखिए, ताकि आपको पूरी तरह से यह कृति समझ में आ जाए। तो उनमें कुछ शब्दार्थ है। कैसे शब्दार्थ, किनके हमें पढ़ना है, तो वह है चोरी, तस्करी। तस्करी को क्या कहते हैं, तो तस्करी को चोरी कहते हैं। आरोप प्रत्यारोप, आरोप प्रत्यारोप शब्द आएगा तो आरोप के जवाब में प्रति आरोप, आरोप के जवाब में कोई उनका फिर से आरोप करते हैं, उसे आरोप प्रत्यारोप कहते हैं। संदेह, तो संदेह को क्या कहते हैं, शंका। ये शब्द आपको ध्यान से याद रखना, और जब हम पढ़ाते समय उस शब्द पर आते हैं तो आप उनके नीचे अंडरलाइन करें। तो संदेह यानी कि शंका। दोष, तो दोष का अर्थ होता है बुराई। अतीत तो भूतकाल, भूतकाल जो बीता हुआ समय उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे भूतकाल कैसे कहते हैं कि आप 8वीं कक्षा में पढ़ते थे, यह आपके लिए भूतकाल हो गया। अब 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं तो यह आपके लिए वर्तमान काल है, और आप 10वीं कक्षा में पढ़ेंगे तो यह आपके लिए क्या है, तो यह आपके लिए भविष्य काल है। तो भूतकाल को अतीत कहा गया है। गह्वर का मतलब गड्ढा, तो गड्ढा है यानी कि कोई खाई होती है उसे गड्ढा कहते हैं। मनीषी का अर्थ होता है ज्ञानी, पंडित, उसे मनीषी कहा जाता है। माहौल, तो माहौल का अर्थ है वातावरण। जीविका तो रोजी, और निरीह तो निर्दोष। फरेब तो धोखा। भीरू तो डरपोक। आस्था तो विश्वास। मनुष्य निर्मित, तो मनुष्य द्वारा बनाई हुई जो कोई पद्धति है उसे मनुष्य निर्मित कहा गया। त्रुटि तो भूल, गलती, उसे त्रुटि कहते हैं। विधि निषेध, कोई काम करने या न करने का निर्देश को क्या कहते हैं, विधि निर्देश। परीक्षित, कसौटी पर खरे उतरे हुए उसे परीक्षित कहते हैं। आलोचना तो मथना, उसे आलोचना कहते हैं। हताश तो निराश, उसे हताश कहते हैं। आंतरिक तो भीतरी, हमारी अंदर है, उसे आंतरिक यानी भीतरी कहते हैं, हमारे भीतर ही है वह। स्थिर तो अंचल, और विद्यमान तो उपस्थित। इन शब्दार्थ का भी अभ्यास हम अध्ययन उनके भी करेंगे, और सारांश भी है। तो देखते, तो आपके पास जिन के पास, जिस विद्यार्थी के पास टेक्स्ट बुक, हिंदी की टेक्स्ट बुक है, पाठ्य पुस्तक है, वह कृपया उन्हें खोले और उनमें क्या निराश हुआ जाए, यह कृति है। बराबर। तो हम देखते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म बलिया, उत्तर प्रदेश के दुबे का छापरा नाम के गांव में हुआ था। तो यह भी हमें देखा। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय में ज्योतिषाचार्य की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। देखिए, काशी विश्वविद्यालय में जाकर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ज्योतिषाचार्य की विद्या, उनका परीक्षा भी उत्तीर्ण की। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के आश्रम में सन 1940 से सन 1950 तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे। तत्पश्चात काशी विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष के पद पर भी रहे। तो जो हमारे लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, वह कॉलेज के प्रोफेसर भी है। और कहाँ रहे थे, तो इन बताए गए विश्वविद्यालय में। और भारत सरकार ने जो कोई अच्छा कार्य करते हैं, साहित्य में हो या समाज सेवा में हो या कोई भी कार्य हो, तो भारत सरकार उन्हें पुरस्कारित करते हैं, उन्हें कुछ अवार्ड मिलते हैं। तो भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण, याद रखिए, जो पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, इन 3 प्रकार के भी पुरस्कार होते हैं। तो भारत सरकार ने हमारे लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया है। बराबर। तो इन बताए गए निबंध के बारे में भी बताया है। प्रस्तुत निबंध में
द्विवेदी जी ने यह समझाया कि तत्कालीन यानी कि उस समय में भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों की आस्था कायम रही गई है। तो बाहरी ऊपर ऐसा हमें दिखाई देता है कि आज कुछ अच्छा नहीं हो रहा, आज कुछ गलत हो रहा है, लेकिन भीतरी वही हाल है। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम रही है। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं बताया है, हमें निराश नहीं होना चाहिए, पर अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान रहना चाहिए। यानी कि यहाँ जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने जीवन में कुछ घटना ऐसी घटी जिन्हें हमें बताया है कि उनसे हमें ऐसा लगता है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें जीवन के प्रति आस्थावान रहना चाहिए, हमें सब पर विश्वास करना चाहिए। तो लेखक का यहाँ क्या कहते हैं, देखते हैं आगे कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। यानी कि हम कभी कभी, लेखक ऐसा कहते हैं कि कभी कभी मैं निराश हो जाता हूँ। क्यों? तो समाचार पत्रों में ठगी और डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार ही भरे रहते हैं। आज भी हम देखते हैं तो न्यूज़पेपर होते हैं, उनमें कई सारे ऐसे समाचार होते हैं जिनमें किसी का खून हुआ हो, किसी के साथ विश्वासघात होता हो, किसी के साथ ठगाई होती है, ऐसे समाचार लिखे होते हैं। जैसे कि तो લેખક શું કહે છે અહીંયા ગુજરાતીમાં કે મારું મન ક્યારેક ક્યારેક ઉદાસ થઈ જાય કઈ બાબતમાં, તો આજના સમાચારમાં જોઈએ તો આજે ચોરી, ઠગી એટલે કે છેતરપિંડી, તસ્કરી એટલે કે દાણ ચોરી અને ભ્રષ્ટાચાર, આનાથી જ સમાચાર પત્ર આખું ભરેલું હોય છે। અને આગળ आरोप प्रत्यारोप का कुछ वातावरण ऐसा बना, तो आरोप प्रत्यारोप, आरोप के जवाब में प्रति आरोप, उसे क्या कहते हैं, आरोप प्रत्यारोप। तो आरोप प्रत्यारोप का कुछ वातावरण ही ऐसा बन गया, ऐसा लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रहा। यानी कि लेखक का कहना है कि आजकल कुछ वातावरण ऐसा बन गया है, मैं किसी पर आरोप लगाता हूँ तो वह मुझ पर आरोप लगाएंगे। इन आरोप प्रत्यारोप के माहौल में ऐसा लगता है कि आजकल कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। संदेह यानी कि शंका, तो हर कोई व्यक्ति आपके सामने आए तो आप उन पर शंका करेंगे, संदेह करेंगे। तो हर एक व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जा सकता है। जो जितने ऊंचे पद पे है उतना अधिक उनमें दोष है। जो भी व्यक्ति आज समाज में, कुछ व्यक्ति आगे बढ़ते हैं तो कहीं उनमें एमएलए होते यानी कि धारासभ्य होते, कहीं संसद होते, कहीं यानी कोई कैबिनेट मंत्री होते, मुख्यमंत्री होते। तो जितने ऊंचे पद पर जो लोग हैं उनमें उतने अधिक उनके दोष हमें दिखाई देते हैं। यानी कि साधारण मनुष्य हो, कोई किसी के प्रमुख हो या और कोई सभ्य हो, तो जितने ऊंचे पद पे, जितने उतने ओहदे पर है, उन लोगों में उतने अधिक दोष दिखाई देते। तो जो आजकल एवं वातावरण बनी गયું છે કે આજકાલ લોકો છે તે જેટલા ઊંચા હોદ્દા ઉપર હોય એટલા વધુ એના જે અવગુણો છે તે દેખાય છે। કોઈ માણસ છે તે સામાન્ય દરજાનો માણસ હોય તો ઠીક, પણ કોઈ માણસ માનો કે ગામનો સરપંચ બન્યો તો પણ લોકો છે એને એના જે અવગુણો છે તે વધુ દેખાય, અને એના કરતાં વધુ તો તે કદાચ તાલુકા પંચાયતનો સભ્ય હોય તો એનામાં આ સરપંચ કરતાં પણ વધુ દોષો દેખાય। એના કરતાં આગળ જતાં તે ધારાસભ્ય હોય કોઈ માણસ તો એનામાં તો આ બંને કરતાં ઝાઝા અવગુણો છે તે જોવા મળે। એટલે લેખક એમ કહે છે કે જેટલા ઊંચા હોદ્દા પર માણસ, જેટલા ઊંચા હોદ્દા પર વ્યક્તિ છે એટલા વધુ એનામાં અવગુણો દેખાય છે। तो एक बहुत बड़े आदमी ने मुझे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेंगे लोग उसमें दोष खोजने लगेंगे। यानी कि लेखक को एक बार कहीं कोई महान व्यक्ति ने कहा होगा कि इस समय यानी कि इस वक्त सुखी वह है जो कुछ नहीं करता, वह चुपचाप बैठा रहता है अपने कार्य में, वही सुखी है। लेकिन जो कोई समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उनमें लोग उनके जो खामी है, उनके जो दोष है उसे खोजने लगेंगे। तो लेखक को कुछ बड़े आदमी ने क्या कहा कि इस समय सुखी वह है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेंगे लोग उनमें उनकी खामियां खोजने लगेंगे, उनके दोष खोजने लगेंगे।
तो उनके दोष खोजने लगे। उनके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। मैंने कहा था ना कि आप जो 9 कार्य अच्छे करो, 9 काम अच्छे करो और 1 काम बुरा करो, तो लोग आपके 9 काम भूल जाएंगे और आपका जो बुरा काम था एक, उनको ही याद रखा जाएगा, उनको ही बढ़ा चढ़ाकर सब लोग कहने लगेंगे कि ये लोग, ये लड़का अच्छा नहीं है, ऐसा कार्य करता है, ऐसे कार्य करता है। जो आपने 9 कार्य अच्छे किए वो लोग भूल जाएंगे इस वक्त, लेकिन जो अच्छा कार्य किया वो भूल जाएंगे और जो एक आपसे गलती से बुरा कार्य हो गया तो उनको बढ़ावा दिया जाएगा, उनकी ही बातें होने लगेगी। ऐसा कोई महान व्यक्ति ने लेखक को कहा था। तो उनके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाएगा। दोष किस में नहीं है आजकल? दोष यानी कि उनकी भूल, उनकी गलती, तो दोष किस में नहीं है? यही कारण है कि हर आदमी को अधिक दोषी बताया गया है। दोष किस में नहीं है, लेकिन कारण यह है कि हर आदमी को अधिक दोषी बताया गया है। गुणी या कम या बिल्कुल नहीं होती। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चित विषय का चिंता का विषय है। तो आजकल लोगों में कौन लोग ऐसे हैं जो निर्दोष रहते हैं? किस में दोष नहीं है? हर कोई में कुछ ना कुछ तो उनकी खामियां होती है, कुछ ना कुछ तो उनकी त्रुटियां होती है, कुछ ना कुछ तो उनके दोष होते ही। लेकिन हर व्यक्ति को गुणी या कम बिल्कुल न हो, अधिक कोई गुण कम गुणी हो या बिल्कुल गुणी भी न हो, लेकिन हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जाए तो यह चिंता का ही विषय है। એટલે કે આજકાલ ગુણ કેનામાં ભૂલ ન હોય, કેનામાં અવગુણ ન હોય, દરેકમાં કોઈ ને કોઈ નાના મોટા તો અવગુણો હોય જ, કેટલાકમાં વધુ ગુણ હોય તો કેટલાકમાં બિલકુલ પણ અવગુણો ન હોય। તો પણ આજે દરેક વ્યક્તિ ઉપર શંકા કરવામાં આવે તો આજના સમયમાં આ વિષય છે તે ચિંતાની બાબત ગણી શકાય। બરાબર છે? તો क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा? तो शू आज ये भारतवर्ष है के जेनु सपनु अपना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अने लोकमान्य तिलके जोयुं हतुं? लोकमान्य तिलक अने गांधीजी छे एणे एवा सपना जोया हता कि अमारुं भारत छे ते अंग्रेजोनी गुलामीमांथी आजाद बनशे, त्यारे आजाद भारत एक महान भारत बनशे। एवुं सपनुं कोणे जोयुं हतुं? तो गांधीजी अने तिलक बोले तो लोकमान्य तिलक अने गांधीजी तो मोहनदास करमचंद गांधी, जे मूळ गुजराती। बराबर? तो शू आ एज भारत है कि जेनु सपनु गांधीजी अने लोकमान्य तिलक है एने जोयुं हतुं? तो क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया। એટલે કે રવિન્દ્રનાથ ટાગોર અને મદન મોહન માલવીય છે એણે ભારતને સભ્ય સંસ્કૃત કીધું હતું। સંસ્કૃત સભ્ય એટલે કે બધાથી મેન, બધા જેની પાસેથી પ્રેરણા લઈ શકે બધા દેશો, એવો દેશ ભારત દેશને કીધો હતો। કોણે? તો રવિન્દ્રનાથ ઠાકુર અને મદન મોહન માલવીયાએ। શું આ છે એ આવો ભારત દેશ છે એ કોઈ અતીત યાनी કે કોઈ ભૂતકાળ છે એના ખાડામાં, એની ખાઈમાં પડી ગયું છે? ભૂતકાળની ખાઈમાં પડી ગયું છે આવું ભારત દેશ? જે ભારત દેશમાં ભૂતકાળમાં જે ભારત દેશમાં ચોનાની ચીડિયા, ચોને કી સીડિયા યાनी કે ચોનાની ચકલીઓ સણતી એવો ભારત દેશ ભૂતકાળમાં કહેવાતો। તો શું આ ભારત દેશ એવો છે? તો આ સપનું છે એ શું અધૂરું રહી જશે એમ? એટલે કે સભ્ય भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूख गया है? यानी कि भारतवर्ष से पहले क्या है? तो पहले थे वह आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय, इन सभी प्रजा की मिलन भूमि है। यहीं आर्य भी आए, यहीं द्रविड़ भी आए, यहीं हिंदू भी आए और यहीं मुसलमान भी आए, यही भारतीय ही थे और यही यूरोपियन लोगों भी आए और सब लोगों ने मिलजुल कर भी यहाँ रहा था। तो इसलिए भारतवर्ष को मिलन भूमि कहा गया है।
तो क्या यह मिलन भूमि यानी कि यह महामानव समुद्र सूख गया है, यानी कि सूख रहा है? तो पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, पहले तो सब लोग हिल मिल कर रहते थे। तो आज ही ऐसा अचानक क्यों होने लगा कि हर लोगों को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है? तो क्या यह महामानव सूख गया है? क्या महामानव समुद्र सूख ही रहा है? मेरा मन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, लेखक जी कहते हैं कि मेरा मन ऐसा कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि जो महामानव का समुद्र है वह सूख गया, ऐसा नहीं हो सकता। स्थिति अगर हमारे महान मनीषियों का सपनों का भारत है और रहेगा, हमारे महान मनीषी यानी ज्ञानी पंडितों का सपनों का भारत है और रहेगा। लेखक का मन क्या कहता है कि हमारे महान पंडित है, हमारे महान ज्ञानी लोग है, उनका सपनों का भारत था और आगे भी रहेगा। यह सही है कि कई इन दिनों में कुछ माहौल ऐसा बन गया है कि ईमानदारी और मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। यानी कि लेखक का कहना है कि आजकल कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि जो ईमानदारी से कड़ी मेहनत करके जीविका यानी कि रोजी कमाने वाले, पैसा कमाने वाले लोग हैं, निरीह यानी कि निर्दोष और भोले भाले लोग हैं वह, और श्रमजीवी जो बहुत मेहनत करते हैं वो लोग पिस रहे हो, यानी कि उनका शोषण हो रहा है। और झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले लोग फल फूल रहे हैं, यानी कि झूठ से कहीं फरेब यानी कि धोखे से रोजगार करते हैं, धोखा से रोजगार करने वाले लोग फल फूल रहे, वह सफल हो रहे हैं। लेकिन बड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत करने वाले लोग पिस रहे। ऐसा माहौल, कुछ ऐसा माहौल है। ईमानदार को मूर्ख का पर्याय कहा गया है। क्या कहा गया है? तो जो ईमानदार लोग हैं उनको मूर्खता का पर्याय समझा जाता है और सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों का हिस्से में है। सच्चाई यानी कि सत्य कौन बोलता है? तो केवल भीरू यानी कि डरपोक और बेबस यानी कि असहाय लोग ही के हिस्से की बात है सच्चाई, बराबर। तो यहाँ क्या कहा है कि કંઈક આજે એવું માહોલ, એવું વાતાવરણ છે કે એના કારણે જે ઈમાનદારીથી મહેનત કરવાવાળા માણસો છે તે પાછળ રહી ગયા છે। ઈમાનદારીથી એટલે કે ખૂબ મહેનત કરીને, પરિશ્રમ કરીને જે કામ ધંધો કરી અને પૈસા કમાય છે એવા લોકો છે તે એવા નિર્દોષ અને ભોળા લોકો છે એ પાછળ રહી ગયા, એનું શોષણ થાય છે, એ હજી આ દુઃખી છે। પણ જે ભ્રષ્ટાચારથી અને ધોખાબાજીથી એટલે કે વિશ્વાસઘાત અને છેતરપિંડી કરીને જે પૈસો કમાય છે એ ફૂલ ફાલે, એટલે કે એ આજે સફળ થઈ રહ્યા છે એવું બની છે, બરાબર। અને આજે ઈમાનદારી છે, જે માણસ સાચો છે એને મૂર્ખ કહેવામાં આવે છે। તો ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई એટલે કે સત્ય કોના હિસ્સાની વાત છે? તો કોને સત્યનું આચરણ કરવાનું? તે જે લોકો છે, જે લોકો ડરપોક છે, જે ડરી જાય છે બધાથી, જે લોકો છે તે અસહાય છે, એના હિસ્સામાં એનો જ ભાગની સચ્ચાઈ છે એમ, એટલે કે સાચું એને જ કરવાનું। બાકી તો બીજા લોકો છે જે છેતરપિંડી કરતા હોય, જે ભ્રષ્ટાચાર કરતા હોય, એને સત્યને એને કાંઈ લાગુ પડે નહીં। જો આવી સ્થિતિ છે तो मानव जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी। એટલે કે આવી સ્થિતિના કારણે કે જ્યારે જે ગરીબ લોકો છે એનું વધારે શોષણ થાય છે, જે ભ્રષ્ટાચાર કરે છે, જે વિશ્વાસઘાતી લોકો છે તે ફળ ફૂલે છે, તો આવું હોય તો આ માણસ છે એને જે માણસની લોકો બીજા લોકો પ્રત્યેની જે આસ્થા છે તે ડગવા માંડી। परंतु ऊपर जो कुछ दिखाई देते हैं वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटि की देन है। परंतु आ ऊपर जो खामीओ देखाय छे के जे माणस जे गरीब है, जे निर्दोष है, तेने साचुं बोलवानुं ते ज वधु डरे ने एनुं ज वधु शोषण थाय। आવું ऊपर थाय छे, ऊपर आ देखाय। पण आ बधुं छे कोनुं कारणे? आ बधुं कोनुं फळ छे? तो मनुष्य निर्मित नीतिओं की त्रुटि की ये देन है। એટલે કે માણસોએ જે નીતિઓ અપનાવી છે એની જ ખામી છે। માણસોએ જ કીધું છે કે જે ગરીબ લોકો છે તે સતત એક ધારા પરિશ્રમ કર્યા કરે, એને પણ આગળ વધવાની કોઈ ઈચ્છા નથી। તો આ એની જ સ્થિતિ છે, એની જ ખામી છે।
सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थिति का सामना करने के लिए नए नए विधि निषेधों को बनाती रहती है। એટલે કે માણસની બુદ્ધિ છે, મનુષ્ય બુદ્ધિ એ હંમેશા નવા નવા વિચારો અપનાવે, પોતાના જીવનમાં પોતાના સમાજની અંદર કંઈક નવા નવા વિચારો અપનાવ્યા કરે છે, બરાબર। તો मनुष्य बुद्धि नई नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए नए विधि निषेधों को अपनाए रखती है। तो विधि निषेध किसे कहते हैं? जो कोई काम करना या न करने का निर्देश को विधि निषेध कहते हैं। तो माणस છે એની માણસની બુદ્ધિ છે તે હંમેશા નવી પરિસ્થિતિનું સર્જન કરવા માટે નવા નવા વિધિ નિષેધો છે એટલે કે નવા નવા આદર્શો છે તે બનાવતી રહે છે। ठीक उसे उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदल देते, એટલે કે કોઈ કાયદો એવો બનાવ્યો હોય પરંતુ એ કાયદો છે તે પૂરેપૂરો સફળ ન થાય એ પહેલાં તો એ કાયદાને બદલી દીધો હોય। જેમ કે અત્યારની સ્થિતિ એવી છે કે કોઈ ગામડા હોય એમાં કોરોનાનું સંક્રમણના કારણે લોકડાઉન કર્યું હોય પણ હજી જે આ બધી દુકાનો છે એમાં દુકાનો ખોલવાની ન હોય એવું કીધું હોય લોકડાઉનમાં, પણ જ્યાં બધી દુકાનો છે એ વ્યવસ્થિત બંધ થાય ત્યાં તો આ કાયદો બંધ થાય નહીં, હજી બંધ થાય નહીં, બધા હજી આ નિયમ છે એનું પાલન ન કરે ત્યાં તો કાયદો છે તે જેણે કાયદો બનાવ્યો છે એ જ કાયદો બદલાવી નાખે કે ના હવે આમ નહીં આ રીતે કરીએ એમ, એટલે કે કંઈક નવું જ બનાવ્યા રાખે એમ। तो ठीक उसे उनके ठीक साबित होने पर उन्हें बदल देते हैं। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं पर सब कभी कभी एक ही नियम सुखकर हो नहीं होता, એટલે કે નિયમ કાનૂન છે કાયદા કાનૂન છે તો બધા માટે બનાવવામાં આવે પરંતુ એક ને એક જ નિયમ છે તે બધાના માટે ક્યારેક સુખકારક ન હોય, ક્યારેક કોઈને તે નિયમ સારો પણ લાગે, ક્યારેક કોઈને તેની નિયમ છે તે ખરાબ પણ લાગે। सामाजिक कायदे कानून को भी युग युगों से परीक्षित आदर्शों से टकराते रहे हैं, એટલે કે परीक्षित यानी किसे परीक्षित कहते जो परीक्षा में खरे उतरे, कसौटी पर खरे उतरे उसे परीक्षित कहते। तो सामाजिक कायदे कानून युगो युगो से परीक्षित आदर्शो એટલે કે સમાજના જે કાયદા કાનૂન છે તે વર્ષોથી એની પરિસ્થિતિ સાથે ટકરાયા કરે છે, એટલે કે એના જે આદર્શો છે એ कसौटी ઉપર ઉતરેલા લોકો સાથે એની સાથે ટક્કર લે છે, એની સાથે સંઘર્ષ થાય છે। उसमें ऊपर सतह आलोडित भी होती है, એટલે કે આમાં ઉપરી જે આલોડના યાની કે મંથના અને આની અંદર આનું મંથન કરવું પડે, આની અંદર મથવું પડે આવા આદર્શો છે એને યોગ્ય સાબિત કરવા માટે। पहले भी हुआ है और आगे भी होगा, એટલે કે પહેલાં વર્ષો પહેલાં પણ આવી સ્થિતિ હતી કે આદર્શો છે એનું અધ્યયન કરી અને એનો બદલાવો લાવવો, એના નિયમો છે એને બદલાવો લાવવો એવું પહેલાં પણ થતું અને આજે પણ થાય છે અને હજી થશે। ઉસે દેખકર હતાશ હોના ઠીક છે ક્યાં ઠીક છે, એટલે કે શું આને જોઈ અને હતાશ થઈ જાઉં દુઃખી થઈ જાઉં તે ઠીક છે? ના ના, તે યોગ્ય નથી, બરાબર। तो आज के लिए हमारा अध्ययन इतना काफ़ी, अगले तास में हम आगे बढ़ेंगे।